एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, अभी आप एजुकेशन के फील्ड में होंगे तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव का डिजाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप हर चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, हर लेक्चर को स्टार्ट करेंगे तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स ये होते हैं कि जब आप कोई लेसन प्लान बनाते हैं, जैसे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, वो आपको ये डिफाइन करवाते हैं, वो आपके अपनी माइंड सेट को क्लियर करवाते हैं, आपका भी रोड मैप क्लियर करवाते हैं, और आपके स्टूडेंट्स का भी रोड मैप क्लियर करवाते हैं कि भाई आप सीख रहे क्यों हैं या आप सिखा रहे क्यों हैं, ठीक है। और जो क्लास होगी उस क्लास के एंड में हम क्या क्या चीजों को समझकर सीखना चाहते हैं, तो इन चीजों के लिए ऑब्जेक्टिव्स का डिजाइन करना बहुत जरूरी है। याद रखिए कि जब भी आप से कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ठीक है, तो आपने बताना है कि जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्टिव डिजाइन करेंगे उसमें 5 चीजों का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वो लफ्ज मैंने आपके लिए एक एब्रिविएशन के तौर पर लिखा हुआ है, दैट इज नोन एज स्मार्ट। आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, स्पेसिफिक इन अ सेंस के you should be able to provide specific judgments, you should be able to understand कि भाई why are you making these objectives, why are they necessary, if um, due to having specific objectives will clarify your mindset, your students mindset, that why are you studying something, ठीक है। तो उस इसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो स्पेसिफिक होने जरूरी हैं, दैट शुड बी रिलेटेड टू योर topic, that should be related to your teaching methodology and your all the tools that you are using, particularly for audio visual aids or presentations, all those should be quite specific, okay? And then it should be measurable. Whatever the objectives you are making, at the end of the day you need to evaluate them and you need to check whether you have achieved your objectives or not. For this purpose आपने उसमें उसको measurable बनाना है। You can have for example questionnaire, you can have some test, you can have some quizzes, you can have some Likert scale questions through which you will come to know कि either you have achieved your objectives or not। तो इसलिए objectives का measurable होना भी बहुत जरूरी है, ताकि स्टूडेंट्स का फीडबैक, स्टूडेंट्स का जो आउटकम है वो आप जज कर सके कि आया आप जो है ना, आपने जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं वो अचीव हुए या नहीं हुए। एंड देन obviously whatever the objectives you decide, whatever the plan that you chalk out, that should be achievable in a sense that you should know the caliber of the students, you should know about their mindset, कि उनका mindset क्या है, उनका caliber क्या है, और जब उनको आप पढ़ाना चाह रहे हैं तो वो पढ़ा क्यों रहे हैं, क्या वो उस लेवल की चीजों को समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते, क्या आप उसको पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फॉर दिस पर्पज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी ऑब्जेक्टिव्स बनाएं वो ऑब्जेक्टिव्स आपके अचीवेबल होने चाहिए, कि आप उनको स्पेसिफिक पीरियड में कंप्लीट कर सकते हो। इट शुड नॉट बी लाइक दिस कि आपने फॉर एग्जांपल यू नीड टू कंप्लीट इट इन 2 लेक्चर्स, एंड इफ यू डिजाइन इट इन सच अ वे, आपके ऑब्जेक्टिव्स इतने ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड हो कि आप उसको 1 वीक में भी कंप्लीट ना कर सकते हो, तो इन दिस वे आपके जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो अचीवेबल नहीं होंगे। एंड इट शुड बी रेलेवेंट इन अ सेंस के whatever the topic is in hand. For example, if it is teaching geography, or if it is teaching environmental sciences or English or pedagogy or whatever, ठीक है, तो आपके जो objectives होंगे वो उससे relevant होने चाहिए। It should not be like this, like for example, if you are teaching environmental sciences और आपके objectives जो हैं वो for example geography के हो या फिर आपके English के हो, तो वो उनमें जो compatibility होती है वो नहीं होती, जिसकी वजह से objectives आपके बहुत ज्यादा वैग होते हैं। तो आपके ऑब्जेक्टिव जो होने चाहिए वो काफी रेलेवेंट होने चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से उसको समझ सके। एंड देन इट ऑब्वियसली इट शुड बी टाइम बाउंड, कि आपने ऑब्जेक्टिव्स को डिजाइन करना है, बिकॉज यूजुअली व्हेन इट कम्स टू टीचिंग, व्हेन इट कम्स टू एडमिनिस्ट्रेटिंग द स्कूल, व्हेन इट कम्स टू आइडेंटिफाइंग द सोशल प्रॉब्लम्स, व्हेन इट कम्स टू एलोकेशन ऑफ द बजट, तो हर चीज जो है ना टाइम बाउंड होना बहुत जरूरी है, कि आपको पता हो कि आपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कितने वक्त में, क्योंकि यूजुअली जो हम लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट्स या लॉन्ग टर्म जो टारगेट्स को अचीव करना चाहते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसमें छोटे छोटे स्टेप्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आप एनुअली कुछ प्लान्स चार्ट आउट करते हैं, बाय एनुअली कुछ
प्लान्स चाक आउट करते हैं, आप कुछ क्वार्टरली कोई प्लान्स चाक आउट करते हैं, कोई मंथली होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जब आप टाइम बाउंड करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता टू अ लिटिल बी अ लिटिल देयर विल बी अ हीप, तो आप क्या करते हो, आप आहिस्ता आहिस्ता आप अपने टाइम बाउंड रखने की वजह से आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हो और आप अल्टीमेटली अपने बिगर और ब्रॉडर जो टारगेट्स होते हैं उनको अचीव कर पाते हैं। सो आई होप you all got which kind of characteristics should an objective have. If you have any question, you may ask me so that we may go ahead. Clear to everybody? Okay, so right now we should be moving towards some of the theories of instructions, that why instruction is very important while teaching, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम instructional theories guide us how to design effective learning environment. Now it is all about designing the environment. It's all about setting an environment where the teaching and learning mechanism flows smoothly, where people come to know, where the students they feel comfortable, where the teachers they feel very much relaxed and comfortable, and where the classes are student driven, where the students are given maximum opportunities to develop their insights, to develop their potential skills, to develop their thinking। तो उसके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स का डिजाइन करना जरूरी है कि इंस्ट्रक्शंस की कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि आप क्यों इंस्ट्रक्शन से मुराद यहाँ पर आप जब सिखाना चाहते हैं ना, जब आप टीचिंग करना चाहते हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू अंडरस्टैंड वेरियस इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कौन कौन से अवेलेबल स्ट्रेटजीज है पढ़ाने के, आप स्टूडेंट्स को किस तरह पढ़ाएंगे, आप कौन कौन से स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करेंगे। इधर आप उनको मल्टीमीडिया रूम्स के जरिए से, मल्टीमीडिया के जरिए से आप उनको पढ़ाएंगे, क्या आप उनको डायरेक्टली जो है ना आप उनको पढ़ाएंगे, आप उनको इनडायरेक्ट पढ़ाएंगे, क्या आप उसके लिए फॉर एग्जांपल आप उनको एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग करेंगे, क्या आप क्लासेस का एक्सचेंज करेंगे, क्या आप उनके अंदर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल मेथड्स को यूज करेंगे, तो आप उसमें वर्कशीट्स लेकर आएंगे। तो ये क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन की कुछ स्ट्रेटेजीज होते हैं, वो स्ट्रेटेजीज कभी कभार डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं, वो इनडायरेक्ट इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपने इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज को अंडरस्टैंड करो कि वेदर यू आर गोइंग टू टीच सम योर स्टूडेंट्स according to their grade, according to their mind, you will devise a strategy through which you will teach them. Secondly, एक्सप्लोर लर्नर सेंटर्ड अप्रोचेस। जो भी आपने जो टीचिंग करनी है, जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस देनी है, जो भी आपने स्टूडेंट्स को समझाना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनमें आपके जो क्लास होंगे वो लर्नर स्टैंडर्ड होंगे, ठीक है, वो स्टूडेंट सेंटर्ड होंगे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इफ वी कम टू नो कि टीचर स्टैंड्स एट द हायर लेवल, ठीक है, टीचर वो एक हायर लेवल पे स्टैंड करता है, वो इन्वायरमेंटल साइंसेस का ग्रेजुएट होगा और स्टूडेंट जो उसके होंगे वो 9th 10th क्लास के स्टूडेंट्स होंगे। नाउ इट इज ऑब्वियस कि एक इन्वायरमेंटल साइंसेस का ग्रेजुएट या पीएचडी या एमफिल, वो लाजमी बात है स्टूडेंट्स को एट वंस अपने लेवल तक अपलिफ्ट नहीं कर सकता। तो वो क्या करेगा या क्या करेगी, वो अपने जो थिंकिंग है, वो जो अपने माइंडसेट है उसको थोड़ा सा लोअर डाउन करके वो अपने अपनी कंपेटेबिलिटी अपने स्टूडेंट्स के साथ मैच करेगा, थ्रू विच वो क्या होंगे, स्टूडेंट्स की जो लर्निंग जो आउटकम्स होंगे वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। तो इसलिए स्टूडेंट जो लर्नर स्टैंडर्ड अप्रोचेस होते हैं वो किसी भी टीचर को, वो किसी भी इंस्ट्रक्टर को डेवलप करने जरूरी होते हैं, क्योंकि वी ऑल शुड नो दैट teacher has much more knowledge, ठीक है। टीचर, yes, students may have more knowledge but maximum not all the students have those, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करते हो, आप स्टूडेंट लर्निंग को या स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोचेस डेवलप करते हो या लर्नर स्टैंडर्ड सेंटर्ड अप्रोचेस डेवलप करते हो। फिर इसके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो लर्नर है उसका एक प्रोफाइल भी मौजूद होना जरूरी है। प्रोफाइल इन सेंस के ये जरूरी नहीं कि आपके पास रिटन डॉक्यूमेंटेशन सबका मौजूद हो। आपके पास ये कि एक जो टीचर होता है वो टीचर स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करता है, वो जब उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करता है तो उसे पता चल जाता है कि वेयर माई स्टूडेंट्स स्टैंड। तो उसको जब पता चलता है कि देयर आर फॉर एग्जांपल कैटेगरीज ऑफ द स्टूडेंट्स की, कुछ बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, कुछ मीडियोकर है, कुछ एवरेज है, कुछ बिलो एवरेज है,
तो वो स्टूडेंट्स के प्रोफाइल को डेवलप करता है, मतलब वो अपने माइंडसेट में वो एक थिंकिंग डेवलप करता है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा लर्नेड हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और फिर कुछ स्टूडेंट्स आते हैं जो कि एवरेज होते हैं, जो बिलो एवरेज होते हैं। तो इससे क्या होता है, जब आप स्टूडेंट्स की प्रोफाइल को डेवलप करते हैं तो आपको जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज जो आप यूज करना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। फिर आपने लर्निंग स्टाइल्स को भी एसेस करना होता है, प्रायर नॉलेज चेक करनी होती है स्टूडेंट्स की, जो नीड्स होती हैं उनको उनको देखना होता है कि भाई आपके स्टूडेंट्स की डिमांड क्या है, किस तरीके से वो सीख सकते हैं, क्या उनके पास कोई ऑलरेडी प्रायर नॉलेज मौजूद है या नहीं है, उनको किस वक्त किस चीज़ की जरूरत है। फॉर एग्जांपल, राइट नाउ आई वांट टू टीच यू रिगार्डिंग पेडागोजी, और अभी यहाँ पर अगर मैं पाकिस्तान स्टडीज पढ़ाना शुरू करूँ तो इट इज ऑब्वियस कि आप जो है ना वो देयर वुड बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। वो इस वजह से प्रॉब्लम होगी क्योंकि इट इज नॉट योर नीड ऑफ द टाइम। जो आपके नीड ऑफ द टाइम होता है आप उसी के मुताबिक उनको पढ़ाना शुरू करते हैं। और इसी के साथ साथ आप मुख्तलिफ टूल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, सर्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक्स टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरव्यूज का इस्तेमाल करते हैं, जिसके जरिए से आप क्या कर सकते हो, आप स्टूडेंट्स की लर्निंग को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स है दैट एवरी टीचर डिजाइंस व्हाइल टीचिंग, ठीक है। तो जैसे हमने स्ट्रेटजीज की बात की ऊपर, ठीक है, कि किस किस्म के इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, उसमें सबसे पहले ये है कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है। जिस तरह आप डायरेक्ट स्टूडेंट्स के पास स्टूडेंट्स को देखते हो और स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू करते हो, ठीक है। तो आप क्या करते हो, एक इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी में ये है कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, आप चले जाते हो क्लास में डायरेक्ट उनको पढ़ाना शुरू करते हो और उनसे फीडबैक लेना शुरू करते हो। तो ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी है। फिर उसके बाद हमारे पास है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में ये कर सकते हो आप कि आप मुख्तलिफ क्वेश्चन डिजाइन करते हो, वो क्वेश्चंस आप स्टूडेंट्स को दे देते हो और आप उनको कहते हो कि आप ये एक बुक पढ़ें, ये आप इंटरनेट को सर्च करें, ये आप एक पैराग्राफ पढ़े, ये एक पैसेज पढ़े, जिसके जरिए से आप इनके आंसर्स निकालें, जैसे अक्सर कॉम्प्रिहेंशन में होते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, या इन द क्लास आप क्या कर सकते हो, आप स्टूडेंट्स को मल्टीपल क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ सकते हो और उनसे आंसर्स रिक्वायर कर सकते हो, जिसके जरिए से आपको उनके प्रायर नॉलेज का पता चलेगा। और कोऑपरेटिव लर्निंग भी हो सकती है, आप उनके अंदर जो है ना ग्रुप्स बना सकते हैं और उनको कहते हैं कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, एक दूसरे के साथ मिलकर आप किसी क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करें, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करें। जैसे यूजुअली आपने देखा होगा कोऑपरेटिव लर्निंग की एक मिसाल, आप जब आप एम मास्टर्स की या एमफिल की डिग्री कर रहे होते हैं तो उसमें आपके ग्रुप्स में आपको सिखाया जाता है, आपको रिसर्च सिखाया जाता है कि 3 4 5 लोग इकट्ठे होते हैं और वो सारे मिलकर कोई रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो ये कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, या ग्रुप स्टडीज आपको जो करवाई जाती है। और एट द एंड ऑफ द डे अब आपके पास इंस्ट्रक्शन के मल्टीपल मेथोडोलॉजीज हैं इन डिफरेंट लोकेलिटीज, डिफरेंट स्ट्रेटजीज आर अडॉप्टेड। आप फ्लिप्ड क्लासरूम्स कर सकते हैं, आप लोगों की पोजीशंस को फ्लिप कर सकते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स की पोजीशंस को फ्लिप कर सकते हैं। आप इंटर क्लास कंपटीशन कर सकते हैं, आप इंट्रा क्लास कंपटीशन करवा सकते हैं, आप इंटर स्कूल कंपटीशन, आप इंट्रा स्कूल कंपटीशन, इंटर क्लस्टर कंपटीशन करवा सकते हैं। तो इसके जरिए से क्या होता है, ये जब पर्सनलाइज लर्निंग होती है तो कुछ जैसे अक्सर जरूरी नहीं है कि टीचिंग जो है ना सिर्फ किताब में मौजूद नॉलेज की हो। आप उनको फॉर एग्जाम्पल आप उनको रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाते हैं स्पोर्ट्स के, तो आप क्या करते हो, उनके दरमियान कंपटीशन करवाते हो और कंपटीशन के जरिए से उनको सिखाते हो। तो मुख्तलिफ तरीकों से आप स्ट्रेटजीज डिवाइस कर सकते हो। इंस्ट्रक्शंस में बहुत सारे प्रोसेसेस मौजूद होते हैं जो कि स्टूडेंट्स को मोटिवेटेड रखते हैं अपने टारगेट की तरफ, अपने एम की तरफ। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है जिसे हम कहते हैं ARCS मॉडल, ठीक है। ARCS मॉडल ये है कि आप स्टूडेंट्स की अटेंशन को मेंटेन करते हैं, आप उनको रेलेवेंट जो नॉलेज होता है, जो डेटा होता है वो प्रोवाइड करते हैं, आप उनको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे जब वो उसको अचीव कर लेते हैं तो उनको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो ARCS मॉडल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप स्टूडेंट्स को मोटिवेट रखना चाहते हैं किसी भी एम और ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए, ठीक है। तो अटेंशन मेंटेन रखना चाहिए, रेलेवेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और एट द एंड ऑफ द डे आप उनको सेटिस्फाई कर सके कि यस यू हैव डन एक्सेप्शनली वेल। तो इसके जरिए से आपकी इंस्ट्रक्शन जो होती है वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकती है। और आप डिजिटल बैजेस का इस्तेमाल कर सकते हो, गेमिफिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसके जरिए से क्या हो सकता है, आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा लर्निंग आउटकम्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप
You all got it? If you have any question, you may please ask me. If not, please drop me yes so that we may go ahead. Mateen, Dawood, Khan, Sami. ओके, नाउ इंस्ट्रक्शनल मीडिया के आपने मीडिया ये वाला स्लाइड आज हम पढ़ेंगे, फिर बाकी जो है ना हम कल उसको पढ़ेंगे, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल मीडिया के आप कौन कौन से मीडिया का इस्तेमाल करते हुए टीचिंग, जब आप टीचिंग करते हो तो आप किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप कौन कौन से मीडियम का इस्तेमाल करते हैं जिसके जरिए से, मीडिया का मतलब होता है सोर्सेज का। इंस्ट्रक्शनल मीडिया इनहेंसेस टीचिंग इफेक्टिवनेस एंड स्टूडेंट एंगेजमेंट। सबसे पहला फायदा क्या है? फायदा ये है कि जिस मीडियम को, जिस सोर्स को आप इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स की जो लर्निंग इफेक्टिवनेस होती है, स्टूडेंट्स की जो इंगेजमेंट होती है, उनको मैक्सिमाइज करती हैं। टीचर्स को एक सॉफ्ट कॉर्नर प्रोवाइड करती हैं जिससे टीचर आसानी से और कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है, ज्यादा से ज्यादा अपने पैगाम को अच्छी तरीके से, अपने इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज को या अपने नॉलेज को ज्यादा तरीके से इंस्टिल करवा सकता है अपने स्टूडेंट्स में। तो इसके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं। आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि भाई मुख्तलिफ टाइप्स क्या है मीडिया के। अभी मैं आपको बताऊंगा कि भाई नॉन प्रोजेक्टेड एड्स क्या होते हैं, एक्सपीरियंशियल एड्स क्या होते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं, और दूसरा इन सब का मकसद हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास है नॉन प्रोजेक्टेड एड्स। नॉन प्रोजेक्टेड एड्स क्या होते हैं? ये ऐसे एड्स होते हैं, ये ऐसे एड्स का मतलब होता है यहाँ पर ये हेल्प करने के लिए आपको इस्तेमाल करते हैं, कि पर्टिकुलरली जब आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं तो उसको पढ़ाने के लिए आपको मुख्तलिफ चीज़ों की मदद की ज़रूरत होती है। उसमें सबसे पहला है ग्राफिक एड्स, ठीक है। आप मुख्तलिफ चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ मैप्स का इस्तेमाल करते हैं, फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसके ज़रिए से स्टूडेंट्स को आप पढ़ाते हैं। इसी के साथ साथ आप बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। वाइट बोर्ड हो सकता है, चाक बोर्ड हो सकता है, गूगल बोर्ड हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड हो सकता है, या ये इस तरह है कि ये नॉन प्रोजेक्टेड होते हैं। नॉन प्रोजेक्टेड इन द सेंस के आप उनको मतलब किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए से आप उनको मूव ऑन नहीं कर सकते, बस आप उनको एक जगह पर आपने लगाया होता है और स्टूडेंट्स उसको वो कर सकते हैं। लेकिन ये होता है कि एक और प्रोजेक्टेड एड्स भी हैं। प्रोजेक्टेड एड्स ये हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपके सामने मैं कोई बोर्ड का इस्तेमाल करने के बजाय मैंने आपके सामने स्लाइड्स प्ले की हुई, ठीक है। तो ये आपके प्रोजेक्टेड एड्स है जिसमें आपको बाकायदा दिखाया जा रहा है, उसको आप मूव कर सकते हैं, उसमें आप जो है ना चेंजेस ला सकते हैं। और फिर प्रोजेक्टर्स के जरिए से आपने देखा होगा OHP कहते हैं, ठीक है। हो सकता है आपके पेपर में हो सकता है पेडागोजी में आपको कुछ एब्रिविएशन दे दे और वो कहे कि भाई इस एब्रिविएशन के फुल फॉर्म बताओ, ठीक है। जिस तरह आपके सामने अभी मैंने ACRS का जिक्र किया, या इसके साथ साथ मैंने आपके सामने स्मार्ट का जिक्र किया, या OHP का जिक्र किया, तो याद रखना ये चीज भी हो सकता है, ठीक है। अभी ओवरहेड प्रोजेक्टर भी हो सकते हैं, जैसे अक्सर आपने देखा होगा लेबोरेटरीज में या क्लासरूम में हमारे पास प्रोजेक्टर्स लगे होते हैं, तो इनका इस्तेमाल करके हम लोगों स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। यानी आप चार्ट्स का, फ्लो चार्ट्स का, मैप्स का, व्हाइट बोर्ड का, चौक बोर्ड का, स्लाइड्स का, प्रोजेक्टर्स का इस्तेमाल करके आप उनको सिखा सकते हैं। ये तो आपके पास नॉन प्रोजेक्टेड एड्स हैं। फिर आपके पास दूसरा है एक्सपीरियंशियल एड्स। एक्सपीरियंशियल एड्स ये हैं कि आप उनको पर्सनली एक्सपीरियंस करवाते हो रियल वर्ल्ड का। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको दिखाना है कि भाई फॉर एग्जांपल फ्रूट ऑर्चर्ड किस तरह होता है, ठीक है। या फॉर एग्जांपल अगर मैंने साइंस का कोई चैप्टर पढ़ा रहा है तो मैं आपको कहता हूँ कि भाई फोटोसिंथेसिस किस तरह होता है, या किस तरीके से फ्रूट किस तरह बनता है, या सॉइल इरोजन किस तरह होता है, या फिर इसके अलावा मैं आपको कहता हूँ कि भाई ऑस्मोसिस किस तरह होता है। तो ये तमाम चीजें क्या होता है, मैं आपको किसी प्रैक्टिकल जगह पर, फॉर एग्जांपल मैं आपको हनौड़ा लेकर चला जाता हूँ और मैं वहां पर आपको जो बागात है उनका विजिट करवाता हूँ, ठीक है। फील्ड ट्रिप करवाता हूँ मैं, आपकी एक्सकर्जन करवाता हूँ। एक्सकर्जन ये होता है कि जिस तरह आप इंटरटेनमेंट के पर्पज के लिए या लर्निंग के पर्पज के लिए आप किसी जगह पे आउट विजिट करते हैं, आप आउटिंग करते हैं, जिससे आपको रियल वर्ल्ड एक्सपोजर मिलता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कल्चर की स्टडी करवाना चाहता हूँ तो मैं कल्चर के लिए मैं आपको टर्की लेकर चला जाता हूँ, टर्किया लेकर चला जाता हूँ, मैं आपको रशिया लेकर चला जाता हूँ, मैं आपको इंडिया लेकर चला जाता हूँ। तो आप फिर कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं कि पाकिस्तानी कल्चर और वहाँ के कल्चर में क्या फर्क है। तो
पढ़ाने के लिए आप प्रोजेक्टेड एड्स या एक्सपीरियंशियल एड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसमें आप एग्जीबिशन और म्यूजियम भी वो कर सकते हैं, ठीक है। अक्सर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पाकिस्तान के या मुसलमानों की हिस्ट्री के बारे में वो करना चाहता हूँ तो मैं आपको सऊदी अरेबिया लेकर चला जाता हूँ, या अगर बलूचिस्तान के लोगों के बारे में वो करना चाहता हूँ तो मैं आपको नूरी नसीर खान कल्चरल कम्प्लेक्स लेकर चला जाता हूँ, या मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में जो है ना म्यूजियम्स लेकर चला जाता हूँ, या किसी एग्जीबिशन में हम विजिट पर चले जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर आपको आपके नॉलेज में मजीद इजाफा होता है। आपको पता चलता है कि आपने किस तरीके से, फॉर एग्जांपल आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि भाई वॉल्केनो क्या होता है, ठीक है। आप स्टूडेंट्स को फॉर एग्जांपल सिखाना चाहते हैं तो आप उनकी एक फील्ड ट्रिप अरेंज करते हैं और उनको एक वॉल्केनो का या ऐसे माउंटेन पर लेकर जाते हैं जहाँ पर जो लावा है वो इरप्ट हो चुका होता है, ठीक है। तो वो जब उसको देखते हैं उसको पता चलता है हाँ इस तरीके से। फिर आप उनको सवाल पूछते हो कि भाई लावा जो है, ये बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में एक वक्त में एक सवाल आया था कि लावा पे कौन सी चीज के जो कल्टीवेशन है वो मुमकिन है, मतलब जो मोल्टेन लावा होता है। तो उसका जवाब था कि टी, ये जो चाय वगैरह हम नहीं पीते हैं, ये जो है ना उस पर लग सकता है। तो ये आपने तो सिर्फ मैंने आपको बता दिया, लेकिन जब कल आपको किसी जगह पर दिखाया जाए कि भाई ये मोल्टन लावा है और इसके ऊपर देखो कल्टीवेशन की गई है, तो आपके पास ये जो नॉलेज है, क्योंकि ये आपने देख कर या आपने एक्सपेरिमेंट करके या आपने उसको फील्ड विजिट करके आपने सीख लिया, तो वो हमेशा आपके पास सेव रहेगी और आपके माइंड में ज्यादा डीपली इम्प्रिंटेड रहेंगे। फिर इसके साथ साथ आप ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके जरिए से आप स्टूडेंट्स की लर्निंग को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। रेडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा रेडियो है, टीवी है, रिकॉर्ड प्लेयर्स है, ब्रॉडकास्ट बेस्ड लर्निंग होती है इसके जरिए से। फॉर एग्जांपल आपके अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाले एफएम के जरिए से पढ़ाते हैं, आपके वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको टीवी पर भी प्रोवाइड करते हैं, आपको यूट्यूब चैनल पर भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपकी जो लर्निंग होती है वो मुख्तलिफ सोर्सेज के जरिए से हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके साथ साथ आप वीडियोज को रिकॉर्ड करते हैं टेप रिकॉर्डर्स के जरिए से, वीडियो रिकॉर्डर्स के जरिए से, टीवी वीडियो डिस्क की वजह से। तो इनके जरिए से भी आप स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं। उसकी उसकी वजह ये होता है कि इंसान हमारे पास जो टेप रिकॉर्डर्स होते हैं, वीडियो रिकॉर्डर्स होते हैं, उनके जरिए से हम अपनी लर्निंग को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और लास्ट हमारे पास लैंग्वेज लेबोरेटरीज होती है जहाँ पर लोगों की प्रोनाउंसिएशन और लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करवाए जा सकते हैं। सो आई होप यू ऑल गॉट इट। अगर यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कल हम इंशाल्लाह कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसमें खास तौर पर हमारा जब हम बात करते हैं पेडागोजी की, तो यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, एल्स वी शैल डिस्कस इट फर्दर टुमारो।